बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मैच, क्या होनी चाहिए इंडिया की प्लेइंग 11? लोगों से भी पूछते हैं, बिल्कुल, खुद भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे कि ये जो पर्थ में जो पहला मैच है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का, अभिषेक, ये इंडिया में कितने बजे से देखा जाएगा? 7:50 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। सुबह सुबह मस्त मैच लगा लेना और उम्मीद करना कि इंडिया 36 पे ना बैठा हुआ हो। नहीं, इंडिया ऐसा भी हो सकता है कि 36 पर ऑल आउट कर दो ऑस्ट्रेलिया को। नहीं, उनके लिए 18 रखो, 20 रखो। ये 36 यार, व्हाट इज दिस यार, थोड़ा कम पे लाओ ना। ये विशफुल थिंकिंग हो गई खत्म। तो अब हम बात करते हैं कि इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, क्योंकि नंबर पहली 1 बार चेतेश्वर पुजारा ये होने चाहिए और चेतेश्वर पुजारा होंगे कमेंट्री में। हाँ। लेकिन जो प्लेइंग 11 है उसमें कौन कौन होंगे, क्योंकि अभिषेक जो बड़ा सवाल है और जो बहुत बड़ा डिस्कशन जो चल रहा है वो चल रहा है इस चीज के ऊपर कि भैया यहां पर एक स्पिनर चाहिए आपको या 2 स्पिनर चाहिए, फास्ट बॉलर 3 चाहिए या 4 चाहिए, और ऑलराउंडर में क्योंकि आपके पास नीतीश रेड्डी हैं, क्या आप कितने खिलाड़ियों को डेब्यू दोगे इस मैच में? आपके स्पिनर ही आपके मेन ऑलराउंडर है, बाकी पेसर में ऑलराउंडर अगर आपको लग रहा है तो आप कह रहे थे ना विजुअल थिंकिंग खत्म करते हैं। नहीं, स्पिनर तो मेन बैट्समैन है हमारे। नहीं, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऑलराउंडर अगर उनको कहलाना है, देखिए बैट्समैन विद गुड स्पिन ऑप्शन, यस, वो वाला हिसाब किताब है। अगर आप अभी नीतीश रेड्डी से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लोगे शायद थोड़ी दिक्कत हो, हर्षित राणा से ज्यादा उम्मीदें लगा लो तो भी दिक्कत हो सकती है। पर मॉर्कल जो कि टीम इंडिया के बॉलिंग कोच भी हैं, उन्होंने बहुत तारीफ करी है यहां पर रेड्डी साहब की। बिल्कुल, और जिस तरीके से अभी मेहनत भी कर रहे हैं, उनके मेहनत भी कर रहे हैं, और टीम मैनेजमेंट की तरफ से जो इंडिकेशंस हैं उसमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि प्लेइंग 11 क्या खिलाने वाले हैं। जो चीजें हमें पता हैं वो थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात जो हमें पता है वो ये है कि रोहित शर्मा इस मैच में नहीं खेल रहे, तो जो ओपनिंग है वो यहां पर यशस्वी जायसवाल के साथ शायद केएल राहुल करेंगे। और केएल राहुल के बारे में पहले भी गौतम गंभीर साहब बोल चुके हैं कि हमारे मल्टीपर्पज बैट्समैन हैं, हम उन पे भरोसा करते हैं, वो हमारे लिए ओपन भी कर सकते हैं, वो नंबर 3 पर भी आ सकते हैं, नंबर 6 पर हालांकि कह रहे थे कि हम इन्हें देखना चाहते हैं और बेस्ट परफॉर्म वो वहां पे करते हैं, लेकिन इस टाइम पे अचानक से उनको प्रमोट करके नंबर 1 या नंबर 2 पर लेके आया जाएगा। अचानक शायद नहीं हुआ। अभिमन्यु ईश्वरन ने जिस तरीके से बैटिंग करी वहां पर ऑस्ट्रेलिया ए के सामने, तो ऐसा लगा कि शायद यही रीजन रहा होगा ना। नहीं, मैं ये भी कह रहा हूं आप कि एक डेजिग्नेटेड ओपनर को लेकर गए, जैसे ही आपको पता चला कि रोहित शर्मा नहीं होंगे, आप एक डेजिग्नेटेड ओपनर को टीम में डालते हो। यही भरोसा था बस। नहीं, यही भरोसा था, यही भरोसा था भाई। लोग तो केएल राहुल ने कौन सी ऐसी परफॉर्मेंसेस दे दी हैं अभी पास्ट में, रीसेंट पास्ट में, जो आपको लग रहा है कि वो ओपन करेंगे तो बहुत बढ़िया कर देंगे? बहुत बढ़िया नहीं करेंगे, पर केएल राहुल अभी अभिमन्यु ईश्वरन से आपको बेटर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक तो उनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है सीमिंग और स्विंग कंडीशंस में, बाउंसी कंडीशंस में ओपन करने का। उनकी सेंचुरीज भी हैं, चाहे वो इंग्लैंड में हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, सेना नेशंस में उनकी कई सेंचुरीज भी हैं। यार है तो सभी की सब कुछ। हाँ। लेकिन फिर क्यों आपको अचानक से, मतलब रोहित शर्मा अभी मैच नहीं खेलेंगे लेकिन हाँ। वो आपको फॉर्म नहीं दिखती है, आपको विराट कोहली की फॉर्म नहीं दिखती है, फिर आप कहते हो यार पता नहीं क्या है इनका, चल नहीं रहा है। यार बनाया तो उन्होंने भी बहुत कुछ पास्ट में। नहीं, पर हम ये जो वीडियो है ये हम किस पर कर रहे हैं? प्लेइंग 11 पर कर रहे हैं या इंडियन क्रिकेट टीम की जो जिस तरीके से टेस्ट में दुर्गति चल रही है उस हिसाब से कर रहे हैं? यार ये तो हैंड इन हैंड चलेगा ना। पर नहीं, प्लेइंग 11 में तो इस टाइम पर आपको मानना होगा कि केएल राहुल थोड़े से ज्यादा बेटर ऑप्शन है अभिमन्यु ईश्वरन से। जिस तरीके से आपने केएल राहुल जैसी फॉर्म में दिख रहे हैं, हाँ। क्या उनके लिए ऐसा बेहतर नहीं होगा कि 1 डाउन आ जाए? वो भी एक पोजीशन खाली है, 1 डाउन शायद उनको एक हल्का सा कुशन मिल जाता। 1 डाउन क्यों खाली है पहले ये बता देते हैं, क्योंकि शुभमन गिल जो हैं वो फील्डिंग करते हुए उनके हाथ में बॉल लगी, जिस वजह से वो पहले टेस्ट से तो कम से कम बाहर हो गए हैं। और अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा कि फ्रैक्चर हुआ है कि मैंने हड्डी टूटी है या फिर उनके मसल डैमेज हुआ है, टियर हुआ है, क्या हुआ है। लेकिन पहले टेस्ट और दूसरे टेस्ट में काफी डिफरेंस है, काफी दिनों का। भाई फ्रैक्चर है तो कौन सा ऐसा फ्रैक्चर है जो 2 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएगा? केन विलियमसन वाला। अरे भैया, ट्रेविस हेड वाला। ये मैं नहीं। यार ट्रेविस हेड भी तो 2023 वर्ल्ड कप में फ्रैक्चर हो रखा था और उसने फाइनल में नहीं खेल रहा, वो वाले फ्रैक्चर है। लेकिन यहाँ पर चलो बात करते हैं ओपनिंग की। ऐसा लग रहा है जो इंडिकेशंस आ रहे हैं कि केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ओपन करने वाले हैं। अब नंबर 3 पर एक नए नाम की एंट्री हुई है और वो नाम है देवदत्त पडिक्कल। कहां से हुई है? देवदत्त पडिक्कल की एंट्री इस तरीके से हुई है कि देवदत्त पडिक्कल को जो कि टीम में नहीं थे उनको रोक लिया गया, उनको टीम में शामिल कर लिया गया। खलील अहमद को टीम से बाहर किया गया क्योंकि खलील अहमद इंजर्ड भी हो गए थे। और अब ऐसा माना जा रहा है, खलील एनीवे ट्रैवलिंग रिजर्व में थे, खलील अहमद को अब उनको हटा दिया गया है और अब वो जो हमारे देवदत्त पडिक्कल साहब हैं वो कोर टीम में जुड़ गए हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि नंबर 3 पर देवदत्त पडिक्कल को मौका मिल सकता है। तो क्या यहाँ पर भी ईश्वरन के ऊपर आपको ज्यादा वो नहीं थी, मतलब ट्रस्ट नहीं था
कि शायद उनको वन डाउन लेकर आ जाए, शायद उनको अगर ओपनिंग पोजीशन सूट नहीं कर रही है। आप ये कैसे इग्नोर कर सकते हो कि देवदत्त पडिक्कल से बेहतर परफॉर्मेंस रही है अभिमन्यु ईश्वरन की अगर डोमेस्टिक मैचेस आप देखोगे। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया ए के टूर्स की बात करो, उन मैचेस की बात करो जो अभी इंडिया ए टीम ने वहां जाकर खेले हैं, वहां पर देवदत्त पडिक्कल की परफॉर्मेंस अभिमन्यु ईश्वरन से काफी ज्यादा बेटर है। और कहीं ना कहीं यही रीजन है कि सरफराज खान को भी इस पूरी टीम में, इस प्लेइंग 11 में माना ही नहीं जा रहा कि वो फीचर करेंगे यार। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये रीसेंसी बायस के चक्कर में आप अचानक से बंदे पिक करे जा रहे हो और एकदम स्टॉप गैप हिसाब से टीम का सिलेक्शन हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है। यार देखो, आप जो मेन स्क्वाड डिजाइन करते हो, क्या आपको उसके अंदर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? जहां पे आपने ईश्वरन को रखा हुआ था, तो फिर ऐसे बंदे सेलेक्ट ही क्यों करते हो? कि अगर एक आधी उनकी अगर फेलियर आ जाती है तो उन्होंने अभी तक जो करा है वो सारा कुछ ही मतलब बिल्कुल बकवास है, कूड़ा है। क्या फायदा इस चीज का? यार ये तो कॉन्फिडेंस आपको लग रहा है कि टीम इंडिया कॉन्फिडेंट है? यार देखिए, मुझे तो ये चीज समझ में आ रही है। और अगर आप पिछली अगर सीरीज भी देखो, यहां पर जब भी गौतम गंभीर जब से कोच बने हैं तब से कुछ ऐसे डिसीजंस भी लिए गए हैं जिसमें जो गौतम गंभीर अगर किसी खिलाड़ी को सपोर्ट करते हैं तो उसको चाहे वो कहीं और से उनको निकाल कर लेकर आना पड़े। हमने सेम चीज वॉशिंगटन सुंदर के साथ देखी। बिल्कुल। वॉशिंगटन सुंदर टीम में भी नहीं थे, लेकिन उनको लेकर आया गया, एकदम से टीम में डाला गया और वो फिर बाकी स्पिनर्स के ज्यादा आगे जाकर खेल गए। अक्षर पटेल नहीं खेलते, कुलदीप यादव नहीं खेलते, चलिए कुलदीप यादव इंजर्ड भी थे, पर कोई और नहीं खेलता, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर आगे जाकर। इसी तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे ध्रुव जुरेल अगेन टीम में नहीं थे। ध्रुव जुरेल को एकदम से फ्लाई कराया गया कि आप ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ मैच खेलें। उस पहले मैच में ध्रुव जुरेल ने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन एज बैकअप कीपर तो उनको रखा ही हुआ था। एज बैकअप कीपर रखा हुआ था, लेकिन वो बैकअप से कम मेन 11 में एकदम से आ गए। यहाँ पर प्रॉपर बैट्समैन वो खेलेंगे, जो आप रिसेंसी बायस की बात कर रहे हो उसकी बात कर रहा हूं मैं। ऋषभ पंत कीपिंग करेंगे जी, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ध्रुव जुरेल एज अ बैटर खेलने वाले, एज अ प्रॉपर बैट्समैन खेलने वाले हैं। तो चलिए जिन जिन नाम पर टिक लगते जा रहे हैं उन पर आगे बात कर लेते हैं। यशस्वी जायसवाल, यस। केएल राहुल टीम में है, यस। विराट कोहली नंबर 4 पर हैं, यस। नंबर 5 पर ऋषभ पंत हैं, यस। नंबर 6 पर शायद ध्रुव जुरेल खेल जाएं। तो अब नंबर 3 की बात, नंबर 6 पर अब आप ये कह रहे हो कि सरफराज खान भी आपके पास है। सरफराज खान लेकिन टीम में नहीं होंगे। जिस तरीके से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरीके से वो प्रैक्टिस सेशन में दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से उनसे कैचिंग प्रैक्टिस भी कराई जा रही है, जो वीडियोस अभी वायरल हुए, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरफराज खान तो टीम के बिल्कुल स्कीम ऑफ थिंग्स में है ही नहीं, प्लेइंग 11 की। सो अब नंबर 3 पर अगर देवदत्त पडिक्कल आते हैं तो एक ऑप्शन ये है कि अगर देवदत्त पडिक्कल आते हैं, नंबर 4 पर विराट कोहली, नंबर 5 पर ऋषभ पंत, नंबर 6 पर ध्रुव जुरेल। अब बात करते हैं 7, 8, 9, 10, 11 की। बिल्कुल। नंबर 7 पर जो नाम सबसे आगे चल रहा है वो चल रहा है नीतीश कुमार रेड्डी का। नीतीश कुमार रेड्डी भी प्रैक्टिस में इनके बड़े बोल वाले थे और जैसा आपने कहा मॉर्ने मॉकल भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं उनके साथ, और नीतीश कुमार रेड्डी के साथ आपको एक फास्ट ट्रैक करा ये नाम। बिल्कुल। और उनके साथ एक ये उम्मीद है कि ये बैटिंग में भी इंडिया को थोड़ा सा हेल्प कर देंगे। पर नीतीश कुमार रेड्डी का क्या इतना एक्सपीरियंस है कि उनको अगर रविंद्र जडेजा आपके पास हैं, जनरली वो आपके नंबर 7 पर खेल रहे होते हैं, क्या आप उनके बदले पहले नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाएंगे? यार नीतीश कुमार रेड्डी अपनी बैटिंग के लिए नहीं आ रहे। मुझे लगता है कि बैटिंग तो एक बोनस है, वो जो 4th सीमर चाहिए टीम इंडिया को जो बैटिंग भी कर सके। अगर टीम इंडिया 4 ऐसे सीमर्स को खिलाती है जो कि आउटराइटली फास्ट बॉलर्स हैं और बैटिंग उनमें ज्यादा बैटिंग देखने को नहीं मिलती, तो टीम इंडिया की बैटिंग नंबर 7 पर खत्म हो जाएगी। बट टीम इंडिया के जो अभी इतने सारे, जैसे हमें पता लग रहा है कि शायद देवदत्त पडिक्कल भी आ सकते हैं, इधर उधर से बड़ी सारी न्यूज आती रहती है, मीडिया रिपोर्ट्स होती हैं, कई लोग वहां पे, एक तो क्लोज डोर प्रैक्टिस चल रही है। बिल्कुल। तो उस सब के बीच में से जो खबरें निकल के आती हैं, आपको क्या लग रहा है कि टीम मतलब प्रॉपर 4 पेसर्स की तरफ जा रही है, 1 स्पिनर की तरफ जा रही है, या फिर 2 स्पिनर होने वाले हैं और 3 पेसर्स होने वाले हैं? और उसमें भी 1 पेसर तो आप लेके चलो, जसप्रीत बुमराह ही है क्योंकि कप्तान है। बाकी 2 पेसर्स कौन से होंगे और स्पिनर्स कितने होंगे? मतलब बाकी 2 या बाकी 3? यार देखिए, अगर सिर्फ कंपैरिजन कर लूं मैं ऑस्ट्रेलिया की टीम से, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में लगभग साफ है कि पैट कमिंस होंगे वहां पर फास्ट बॉलर, मिचेल स्टार्क फास्ट बॉलर होंगे और जॉश हेजलवुड वहां पर 3 फास्ट बॉलर्स होंगे। चौथा जो फास्ट बॉलिंग ड्यूटीज हैं वो कैमरन ग्रीन क्योंकि इंजर्ड है तो वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर मिच मार्श वो चौथा पेसर लेंगे और नेथन लायन होंगे वहां पर। सो
अगर इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया जा रही है और इंडिया भी इसी तरीके से सोच रही है कि भाई मेरे पास 3 आउटराइट फास्ट बॉलर हो। ने भी जब वो खेल रहे थे तो एक बोलैंड है जो उनके हाँ, बॉलर, वो भी बड़ा इंप्रेस कर रहे थे। हो बिल्कुल। सकता है आपको प्लेइंग 11 में वो भी देखने को मिल जाए। टॉम बॉलैंड भी दिख सकते हैं। एक आधा बंदा वो ऐसा जरूर रखते हैं जिससे टीम इंडिया के पास, जिसके पास प्लान्स ना हो। बिल्कुल। और इसी वजह से इंडिया भी सोच रही है कि क्या हर्षित राणा को खिलाना चाहिए। अब हर्षित राणा अगेन वो नाम जो कि अब फास्ट ट्रैक्ड है, किसी भी फॉर्मेट में उन्होंने अभी तक डेब्यू नहीं किया है। केकेआर कोटा से हैं पर मतलब अच्छे फास्ट बॉलर है। तो क्या यहाँ पर हर्षित राणा को मौका दिया जाएगा? तो टीम इंडिया किस तरीके से जाएगी? जो रिपोर्ट्स हैं वो ये है कि टीम इंडिया भी 3 फास्ट बॉलर, एक चौथा मिचेल स्टार्क के सामने, अगर देखा जाए मिचेल स्टार्क कह रहा हूं, अगर मिच मार्श के सामने अगर इंडिया को भी एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो बैटिंग भी कर सके, बॉलिंग भी कर सके, मीडियम फास्ट कर सके, तो शायद उस वजह से नीतीश राणा। और जहां पर एक तरफ नेथन लायन है, नीतीश कुमार रेड्डी, ये इधर उधर हो गया यार। ये बीच में नीतीश राणा कह रहे हैं कि बताओ मेरा तो, मैंने केकेआर क्या बोला, आप तो पहुंच ही गए वहां पे। नीतीश राणा कह रहे हैं मैं तो सिर्फ आखिरी के 2 दिन में इंटरेस्टेड हूं ना, जहां पर आईपीएल का ऑक्शन चलेगा। सही बात है। मेरे लिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी क्या, मैं तो देखूंगा भी नहीं, जैसे रियान पराग नहीं देख रहे हैं। रियान पराग का अलग है भाई, वो अपना रिकवर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये जो पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन बनता जा रहा है वो थोड़ी सी खिचड़ी पकती जा रही है। पहली बात जो रविचंद्रन अश्विन क्या टीम में होने चाहिए आपके हिसाब से? मैं तो यही सवाल पूछने वाला था ऑडियंस से कि क्या पर्थ की पिच पर इंडिया को स्पिनर के साथ जाना चाहिए? अगर एक स्पिनर के साथ जाती है इंडिया, क्योंकि अगर पर्थ की पिच फास्ट बाउंसी पिच, अगर वहां पर आप 2 स्पिनर्स के साथ जाते हो और मैच हार जाते हो, तो आप ये समझ लो, ये 100% सर्टेन है कि इस चीज के ऊपर तो आपके कपड़े फाड़े ही जाएंगे कि भाई फास्ट, मतलब यहाँ की वाका की पिच पर कौन 2 स्पिनर खिलाता है। तो अब अगर एक स्पिनर खेलना है तो वो स्पिनर कौन हो सकता है? क्या वो रविचंद्रन अश्विन होने चाहिए, क्या वो रवि जडेजा होने चाहिए, या वो वॉशिंगटन सुंदर होने चाहिए? यार सुंदर और अश्विन में से शायद, अगर हालांकि एक्सपीरियंस आपके पास अश्विन और जडेजा वाला है, आपके टॉप विकेट टेकर्स हैं, अश्विन तो सबसे ज्यादा है तो, और जैसा उनका रहता है ऑस्ट्रेलिया के साथ, कि पिछली बार भी जब टिम पेन के साथ हुआ, सारी जो एक के बाद एक मुंह पे हाजिर जवाबी भी होती है वो भी करनी है, उस हिसाब से मेरे ख्याल अश्विन बेहतर एक वो ऑप्शन नजर आता है। वॉशिंगटन सुंदर ने भी रन मारे थे ऑस्ट्रेलिया में पिछली बार, मैं मना नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि, और मैं अगला पॉइंट एक्चुअली ये था कि वॉशिंगटन सुंदर और रवि अश्विन जो है दोनों फिंगर स्पिनर्स हैं, बिल्कुल दोनों की एक हाइट भी अच्छी है। बीच में आपको रोक रहा हूं, मैं पूछना पहले ये चाहता हूं आपसे कि इन जिन 3 स्पिनर्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें सबसे अच्छी बैटिंग कौन करता है? क्या अश्विन, जडेजा या वॉशिंगटन सुंदर? ये तो देखिए गिव एंड डे पे ही पता चलेगा, लेकिन एक बात सर्टेन है कि इंडिया की बैटिंग शुरू यहीं से होती है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप देखोगे मैक्सिमम विकेट टेकर, अगर आप देखोगे इन तीनों में से, तो आपको अश्विन का नाम नजर आएगा। अश्विन जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियंस के साथ डील करते हैं, अगर वो उल्टे जवाब देंगे तो अश्विन से ज्यादा गंदे उल्टे जवाब शायद ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं दे पाएंगे, टेक्निकली भी। सही बात है। और इतने मतलब गाड़ी अंग्रेजी बोलेंगे कि ऑस्ट्रेलिया वालों को खुद समझ में नहीं आएगी डिक्शनरी कहाँ है। और दूसरा ये भी है कि एक तो ऑप्शन आपके पास ये हो गया कि अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर जो है, दोनों फिंगर स्पिनर्स हैं, ऑफ स्पिनर्स हैं, दोनों की हाइट अच्छी है। तो ये जो पर्थ की पिच होने वाली है, जो नए ऑप्टिस ग्राउंड की जो होने वाली है, इसमें एक चीज और भी बोल रहे हैं कि यहाँ स्नेक क्रैक्स आ गए हैं, कि ड्राई सरफेस है और उस पे क्रैक्स भी आ गए हैं, प्लस बाउंस ऑलरेडी बहुत अच्छा है, इनकी हाइट भी अच्छी है। तो इन दोनों में से अगर आप किसी को सिलेक्ट करते हो तो मेरे ख्याल से वो बेहतर एक ऑप्शन रहेगा। बट जितना टीम इंडिया जडेजा के ऊपर रिलाय करती है, शायद जिस तरीके से प्रैक्टिस सेशन हुआ है, और प्रैक्टिस सेशन वाका के प्यार भी है, वाका के पुराने ग्राउंड में हुआ है प्रैक्टिस सेशन में, और वहां पर भी उसी मिट्टी के साथ वो पिच बनाई हुई है जो यहाँ पर ऑप्टिस स्टेडियम में है। और अगर आप प्रैक्टिस सेशन की बात करो तो जितनी भी परेशानी टीम इंडिया के बैट्समैन को हुई है वो फास्ट बॉलर से हुई है। बिल्कुल। और फास्ट बॉलर्स अगर डोमिनेट करेंगे तो शायद स्पिनर्स की बारी भी ना आए। हमने देखा है कि अगर जिस तरीके की परफॉर्मेंस होती है, कई बार टीम इंडिया इस तरीके से उड़ जाती है फास्ट बॉलर के सामने कि स्पिनर्स की तो बारी नहीं आती यार। लेकिन आप ये अगर कहो कि आप सिर्फ कंडीशंस के ऊपर जा रहे हो, और जो आपका बेस्ट वेपन है सूटू से आपके आर्सेनल में, आप अगर उसको ही अनलीश नहीं करोगे तो ये भी मेरे ख्याल से लेकिन फेयर तो नहीं पर होगा। आप यहाँ पर बैठे रह के डिफेंड करोगे अगर 2 स्पिनर लेकर जाएगी टीम इंडिया तो वाका की पिच पर? नहीं, मैं तो अश्विन को डिफेंड कर रहा हूं। आप तो जानते हो मेरा नेचर। नहीं, मैं तो आपका नेचर जानता हूं। तो चलो हमने ये मान लिया कि अश्विन टीम में होंगे, मतलब अगर एक स्पिनर चूज करना हो तो अश्विन होंगे टीम में। अश्विन, जडेजा के साथ इनका ज्यादा वो रहता है, प्यार मोहब्बत रहती है, लेकिन अश्विन शायद एक बेहतर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ, और मैं लोगों से भी यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर एक स्पिनर टीम इंडिया को चूज करना हो
प्लेइंग 11 में खिलाने के लिए अश्विन, जडेजा या वॉशिंगटन सुंदर, तो कौन सा स्पिनर होना चाहिए अगर एक खिलाना है? अश्विन होना चाहिए। तो चलिए मान लेते हैं कि नंबर 8 पर अश्विन। अब फास्ट बॉलर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है। अगर नीतीश रेड्डी खेल रहे हैं तो नीतीश रेड्डी का क्या खेलना जरूरी है? क्या टीम इंडिया को, जिस तरीके से टीम इंडिया का इस टाइम पर कॉन्फिडेंस है, क्या टीम इंडिया को नंबर 8 तक बैटिंग चाहिए? यार अगर आप बैटिंग वाला मुद्दा छोड़ के अगर आप अपनी अच्छी तेज बढ़िया बॉलिंग अगर कर लेते हो, ये हमने डिलेमा एक फेस करा था वर्ल्ड कप के अंदर, जब हम लगातार बात कर रहे थे कि नहीं एक और नंबर 8 पे बैटर चाहिए, नंबर 8 पे बैटर चाहिए, बट अचानक से जैसे ही हार्दिक पांड्या इंजर्ड होते हैं, साथ में शार्दुल चले जाते हैं, शमी टीम के अंदर आ जाते हैं, और आपको अचानक से पता लगता है कि आपके जो 3 बॉलर्स हैं, जो 3 पेसर्स हैं, वही सबको निस्तनाबूद करने के लिए काफी हैं और आपको इतनी डेप्थ तक बैटिंग नहीं चाहिए। बिल्कुल। कहीं शायद यहां पर भी वैसे ही इनको अप्रोच रखनी चाहिए। लेकिन यहां पर तो बैटिंग में एल लगे पड़े हैं ना भाई, हम अपनी पिचों पर 50 मतलब लर्निंग चल रही है ना बैट्समैन की, क्योंकि यहाँ पर बोलते हैं ना, या तो विन है या लन है। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जब टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी पिचेस पर, बट एक पेस अटैक आप देखो, अपनी पिचेस तो कह रहे, वो तो परफॉर्मेंस ही पूरी छोड़ दो, मैं तो भूलना चाहता हूँ, पर मैं बैटिंग स्ट्रगल की अगर बात कर रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि नंबर 8 तक, पेसर छोड़ दो, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं ये सवाल पूछ रहा हूं, नंबर 8 तक क्या बैटिंग चाहिए या नंबर 7 तक ही बैटिंग में आप खुश हो? नंबर 8 तक आप रख सकते हो अगर आप, क्योंकि अगर आपको नंबर 8 पर, मैं 3 पेसर्स कह रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप अपने बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज के साथ उतरते हो, जसप्रीत बुमराह जो कि होने ही होने, साथ में सिराज जिनका परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में अच्छा रहता है और मतलब बढ़िया, आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई, और नंबर जो तीसरे पेसर आपके हो सकते हैं, आकाशदीप, अच्छा परफॉर्मेंस रहा उनका, उनकी बॉलिंग जिस तरीके, जो स्टाइल है, वो जो एक टप्पा डाल के करते हैं, जो थोड़ा बहुत शामी की हमें याद दिलाते हैं, उनको आप रख सकते हो। नहीं तो अगर आप आकाशदीप को नहीं रखना चाहते हो तो फिर आप एक वहां पे ऑलराउंडर या सोटू से हर्षित राणा या ऐसा कोई बंदा जो है आप वहां पे इंक्लूड कर सकते हो कि भाई ठीक है, आपको थोड़ा सा ये चाहिए, बैटिंग में भी सपोर्ट चाहिए, अदरवाइज आपको आकाशदीप एक अच्छे ऑप्शन है। प्रसिद्ध कृष्णा भी आपके पास शायद है, नहीं है, प्रसिद्ध कृष्णा भी है, और जिन्होंने केएल राहुल को प्रैक्टिस में इंजर भी करा था, तो हो सकता है कि कहीं आपको एक वो तीसरा नाम आकाशदीप के बदले वो नाम भी एक देखने को मिल सकता है। देखिए केएल राहुल को किसने परेशान किया था, किन बॉलर्स ने परेशान किया था, ये लिस्ट अगर हम बनाने बैठेंगे तो ये लिस्ट थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। बहरहाल ऐसा लग रहा है कि प्रसिद्ध कृष्णा शायद स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। पहले मैच की प्लेइंग 11 की जहां तक बात हो तो कहानी ये है कि क्या आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, क्या इन 3 प्रीमियर फास्ट बॉलर्स के साथ अगर टीम इंडिया जाती है, या फिर इंडिया के पास एक ऑप्शन और भी है कि नंबर 7 पर वो अश्विन को रखें और 4 फास्ट बॉलर्स के साथ नीतीश रेड्डी को ड्रॉप करें, और आपने जैसे बात करी, हम अगर हर्षित राणा को लेकर जाते हैं, 4 फास्ट बॉलर्स। आपने भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से चौथा जो है वो मिसमैच रखा है, तो शायद अगर टीम इंडिया बैटिंग को लेकर थोड़ा भी अपने टेंशन में होगी, और होना चाहिए, तो फिर ये होगा। जिस तरीके से टीम इंडिया एक तरीके से कई सारे टीम इंडिया के प्लेयर्स इस टाइम पर वॉकिंग विकेट्स हैं। अगर मैं बात करूं तो यशस्वी जायसवाल का भी साउथ अफ्रीका में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा था। केएल राहुल की किस तरीके से परफॉर्मेंस चल रही है, किस तरीके से चीजें चल रही हैं, वो उनका 100 था साउथ अफ्रीका में, लेकिन केएल राहुल किस तरीके से इस टाइम पर उनकी जो रीसेंट परफॉर्मेंस है वो हम सबको पता है, डिस्कस करने वाली बात ही नहीं है। विराट कोहली का कितना गंदा साल रहा है 2024, इस बारे में बात जितनी कम करी जाए उतना अच्छा है। और ये जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया इस टाइम पे किंग कर रही है, ये जान के नजर लगा रही है, आपको क्या लगता है? नजर तो उनको बना रही है यार, देखो नजर तो नहीं हो सकता, क्योंकि नजर उनको लगती है जिनकी परफॉर्मेंस बढ़िया चल रही हो। नहीं, उनको ये डर है ना कि भाई ये बंदा आके और कहीं कुछ नहीं करता है तो ऑस्ट्रेलिया में आके ठोक के चला जाता है। मैं ये कह रहा हूं अगर ठोक दे तो बहुत बढ़िया होगा। जब विराट कोहली का वो जो हॉरिफिक एक टूर गया था इंग्लैंड वाला, उसके बाद विराट कोहली की वापसी ऑस्ट्रेलिया से ही हुई थी, और यहाँ आके सेंचुरियां मारी थी। ऑस्ट्रेलिया की ये जो बाउंसी पिचेस हैं वो विराट को पसंद भी आती हैं, तो विराट कोहली अगर अपने प्राइम में फिर से दोबारा दिखें तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। लेकिन उसके बाद हम बात कर रहे हैं ऋषभ पंत की, उसके बाद हम बात कर रहे हैं ध्रुव जुरेल की, उसके बाद हम बात कर रहे हैं देवदत्त पडिक्कल की। तो टीम इंडिया के पास ऑलरेडी जो बैटिंग है वो इतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही। मुझे लगता है कि टीम इंडिया को नंबर 8 तक बैटिंग चाहिए होगी, इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश रेड्डी भी टीम में होंगे। तो मेरी प्लेइंग 11, वीडियो को एंड करने से पहले मैं अपनी प्लेइंग 11 बता देता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि टीम इंडिया इस प्लेइंग 11 के साथ जाएगी। यहां शुरुआत करेंगे हमारे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल, ये करेंगे ओपनिंग। नंबर 3 पर देवदत्त पडिक्कल, लेफ्ट हैंड के थोड़े से टॉल बैट्समैन, तो यहां पर नंबर 3 पर देवदत्त पडिक्कल, नंबर 4 पर विराट कोहली, नंबर 5 पर ऋषभ पंत, नंबर 6 पर ध्रुव जुरेल, नंबर 7 पर नीतीश रेड्डी, नंबर 8 पर रविचंद्रन अश्विन,
नंबर 9 आकाशदीप, नंबर 10 जसप्रीत बुमराह और नंबर 11 मोहम्मद सिराज। ये है मेरी प्लेइंग 11। आप अपनी प्लेइंग 11 कमेंट्स में लिख सकते हो। अभिषेक जाते जाते तुम्हारी प्लेइंग 11 क्या है? प्लेइंग 11 मैं मिरर करूंगा इसे। Okay. और बस ये है कि अश्विन के बदले शायद टीम जैसे अभी प्यार मोहब्बत दिखा रही है, मुझे वहां लग रहा है कि कहीं जडेजा या सुंदर को ना प्रेफर कर दें। Okay. वो भी एक चीज है। इतना बुरा वैसे नहीं होगा, वो तो बाकी तो मैच की परफॉर्मेंस देखकर ही बताएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद स्पिनर का बहुत ज्यादा बड़ा रोल ना हो। ऑल्दो जैसा कि अभिषेक ने कहा कि पिच में क्रैक्स हैं, तो वहां पर स्पिनर भी हैंडी हो सकते हैं। आपकी प्लेइंग 11 क्या है? क्या होनी चाहिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पहली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के टेस्ट मैच की, जो कि पर्थ में शुरू होने वाला है। और ये पहली बार है कि 5 मैच होंगे, 5 मैचों की सीरीज, 7:50 सुबह सुबह आप उठकर देख सकते हो ये मैच इंडिया में, क्योंकि पर्थ और इंडिया का टाइम में 2.5 घंटे का ही अंतर है। जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया में आगे जाते रहेंगे हम, वैसे वैसे ये जो डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस, ये बढ़ता जाएगा और हमें और सुबह उठना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, कोई नहीं उठ रहा। पर खैर, आप मुझे बताइए कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बाकी इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम है चयन रस्तोगी, मैं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं स्विच।